Hello friends, my name is Bhavik Joshi from Lakshmi Institute of Technology. Now today my subject for today is advanced construction technology. Now in advanced construction technology, I am going to teach you about various construction equipments that are used in the construction field today. Okay, so first of all we have to see the factors that affects the selection of the equipments which are used in the construction field. Okay, so first point of the factors are suitability for job conditions. Now friends, we need to select an equipment which are suitable and which meet the requirement of the work, the climate and the working condition. Okay, so basically हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक ऐसा इक्विपमेंट लेंगे जो कि हमारे वर्क को सूट करे, हमारा जो साइट पे क्लाइमेट है उन्हें सूट करे और जो वर्किंग कंडीशन है उन्हें सूट करे. Okay, now let us see the next slide. Second factor is the size of equipment. Now friends, how will we select the size of equipment? Size of equipment should be such that it must be able to used with other machine units. Okay, तो हमें ऐसा साइज सिलेक्ट करना है हमारे इक्विपमेंट का कि जो दूसरी यूनिट्स हैं, जो दूसरे हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ हम मैच कर सके, उनके साथ हम सिंक्रोनाइजेशन में उसको यूज़ कर सके. Okay, the second point in size of equipment is that if the equipment selected is of large size, ठीक है, अगर हमने बहुत ज़्यादा लार्ज साइज का इक्विपमेंट सिलेक्ट कर लिया, देन व्हाट विल हैपन, देन विल रिमेन आइडियल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम और शैल वर्क ऑन पार्ट लोड्स विच मीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी मोर. ओके, तो जितना काम है उतना ही इक्विपमेंट हमें लेना है. अगर हमने इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा लार्ज ले लिया और हमारा काम छोटा है तो वो वेस्ट चला जाएगा उसका आउटपुट, और जो अगर हमने लार्ज इक्विपमेंट लिया है तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा हमें, तो वो नहीं करना है. Third point is that on other hand, if equipment is of smaller size, then desired the equipment will not be able to work with the matching equipments, and hence other equipments will have to remain idle or to be allowed to work on part loads which shall again be uneconomical. मान लीजिए आपने जो इक्विपमेंट हमें चाहिए उससे छोटा इक्विपमेंट लिया है तो भी नहीं चलेगा. जितना बड़ा काम है हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पे उतना इक्विपमेंट हमें लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि पार्ट्स में काम होगा फिर, और पार्ट्स में काम होगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने का मतलब है कि हमारा जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो भी बढ़ जाएगा और हमें अनइकोनॉमिकल होगा, तो ये भी नहीं करना है. लेट अस सी द नेक्स्ट फैक्टर. The next factor is that past performance. What is the meaning by past performance? If the equipment being purchased is of new make and models, it is desirable to inquire about its performance from other users who are using these make and models. Now देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो हम पहले रिव्यू देखते हैं उस चीज़ का कि वो चीज़ कितनी एफिशिएंट है, ठीक है, और वो हमें कितना आउटपुट दे सकती है. अभी अगर मान लीजिए कोई नया इक्विपमेंट लॉन्च हुआ है या नई कंपनी का लॉन्च हुआ है तो ये ज़्यादा बेटर है कि हम उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखें और हम उसका रिव्यू देखें. नहीं तो क्या होगा कि बिना रिव्यू देखे अगर हमने ख़रीद लिया और अगर वो हमें डिज़ायरेबल आउटपुट या एफिशिएंसी नहीं दे पाया तो हमारा काम स्पॉइल होगा. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट फैक्टर. नेक्स्ट फैक्टर इज देयर ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स. ओके, नाउ इन ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स द इक्विपमेंट सिलेक्टेड शुड बी ईजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन, एक्सेप्टेबल टू द ऑपरेटर एंड शुड हैव लेसर फ्यूल कंजम्पशन. अभी देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम लोग इक्विपमेंट लेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, ऐसा ही नहीं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अगर हम लेते हैं तो ये देखते हैं कि ईजी इक्विपमेंट हो जो कि हम ईजीली ऑपरेट कर पाए और फ्यूचर में उसका मेंटेनेंस भी हम ईजीली कर पाए. ओके, तो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए और फ्यूल कंजम्पशन जो है वो भी कम से कम लें. जो अभी सपोज हम एक बाइक खरीदते हैं तो भी हम देखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज दे. उसी तरह से हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदेंगे तो हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम फ्यूल में वो ज़्यादा आउटपुट दे. लेट अस सी द नेक्स्ट फैक्टर, रिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट. देखिए फ्रेंड्स, रिलायबिलिटी से हमें क्या पता चलता है. इक्विपमेंट सिलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट मस्ट बी रिलायबल वन. ठीक है, अभी हमने इक्विपमेंट तो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो तब तक क्या हमें वो वही आउटपुट दे पाएगा, क्या हमें जो आउटपुट चाहिए उससे क्या वो दे पाएगा, तो वो कैसे पता चलेगा कि कितना रिलायबल है कितना नहीं. ठीक है, तो हमें ऐसा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट सिलेक्ट करना है जो कि हमें जो आउटपुट हमें चाहिए, जो एफिशिएंसी उससे हमें चाहिए वो दे पाए. तो रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स.
देखिए अभी इकोनॉमी भी हमें देखनी पड़ेगी जब हम इक्विपमेंट सिलेक्ट करते हैं। While selecting the equipment, it should be considered that cost of unit production should be minimum. अभी देखिए हमने एक इक्विपमेंट सिलेक्ट कर लिया जो भी हमारा वर्क है उस हिसाब से, ठीक है, लेकिन अगर किसी का आउटपुट जितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है उससे अगर कम है तो वैसा इक्विपमेंट नहीं लेना है, हमें ऐसा इक्विपमेंट लेना है जो कम से कम फ्यूल में, कम से कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सके। तो इससे क्या होगा, हमारे टोटल जो इकोनॉमी है हमारे प्रोजेक्ट की वो मेंटेन रहेगी, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, वरना ये जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सर्विस सपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस सपोर्ट? सर्विस सपोर्ट किसे कहते हैं? सर्विस सपोर्ट शुड बी अवेलेबल इन द एरिया ऑफ प्रोजेक्ट वेयर द इक्विपमेंट शैल बी यूज्ड। अभी देखिए आप कोई भी इक्विपमेंट लेते हैं, अगर आपने फॉरेन कंट्री से उसे बाय किया है और अगर उसकी जो सर्विसिंग, उसकी जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है वो हमें लोकली अवेलेबल नहीं है तो हमारा काम डिले हो जाएगा। दूसरा, उसके टेक्नीशियंस वगैरह हमें बाहर से बुलाने पड़ेंगे तो हमें कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सर्विस सपोर्ट हमें लोकली अवेलेबल होना चाहिए, लोकली पॉसिबल होना चाहिए। सर्विस आफ्टर सेल्स आर मेजर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। एक बार आपने इक्विपमेंट तो ले लिया लेकिन उसकी सर्विस आपको नहीं मिल रही है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका इक्विपमेंट वैसे ही पड़ा रहेगा और मेंटेन और सर्विस नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाया तो फिर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। नेक्स्ट, लेट अस सी द नेक्स्ट वन, यूज इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ओके, नाउ हमें कैसा इक्विपमेंट लेना है? ऐसा इक्विपमेंट नहीं चाहिए कि एक बार हमारा प्रोजेक्ट पे काम हो गया उसके बाद हम उसे यूज़ ना कर पाए, ठीक है। व्हेन इक्विपमेंट कंप्लीट्स ओनली अ पार्ट ऑफ देयर यूजफुल लाइफ इन प्रोजेक्ट, इट शुड बी केप्ट इन व्यू दैट द इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड मे नॉट बिकम ऑब्सोलेट, ठीक है। अभी एक प्रोजेक्ट हमारा ख़त्म हो गया है एक बार का, तो हमें वो इक्विपमेंट नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी काम लगे ऐसा लेना है, वरना क्या होगा, आपने एक इक्विपमेंट एक प्रोजेक्ट के लिए ले लिया और दूसरी बार वो यूज़ ना हो वो तो फिर उसका कॉस्ट आपको भारी पड़ जाएगा। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ नो हाउ। ओके, द इक्विपमेंट सिलेक्टेड शुड बी सेटिस्फैक्टरी हैंडल बाय अवेलेबल ऑपरेटर्स। अभी देखिए हर एक इक्विपमेंट के लिए एक ट्रेंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, और वही उसे ही ऑपरेट करने दे सकते हैं, नहीं तो हमारा इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हमको कोई मेजर लॉस हो सकता है। नाउ sophisticated equipment may give excellent performance but it may be difficult to handle and maintain। ओके, जो भी sophisticated आपके इक्विपमेंट्स है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो परफॉर्मेंस तो आपके एक्सीलेंट देंगे लेकिन वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं हैंडलिंग में और मेंटेनेंस में, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ऑपरेटर को देना है जो कि ट्रेंड ऑपरेटर हो, जो कि उन्हें चला पाए। लेट अस सी द नेक्स्ट फैक्टर, मल्टीपर्पज़ इक्विपमेंट वर्सिटैलिटी। वर्सिटैलिटी से क्या मतलब होता है, जो कि बहुत सारे टास्क कर सके, ठीक है, मल्टीटास्किंग कर सके। देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स विच आर नॉट यूटिलाइज फुल्ली, ठीक है, देयरफॉर इफ पॉसिबल दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मोर देन वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक्सकेवेटर विथ व्हील लोडर बकेट अरेंजमेंट और विथ रॉक ब्रेकर अटैचमेंट्स। ओके, अभी देखिए हमें ऐसा इक्विपमेंट सिलेक्ट करना है जो एक से ज़्यादा टास्क कर सके, ना सिर्फ एक्सकेवेशन कर सके लेकिन हॉलिंग भी अगर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एक्सकेवेटर का, जो कि व्हील लोडर बकेट के साथ होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ना सिर्फ एक्सकेवेशन करेगा, वो आपको रॉक ब्रेक करके भी देगा और कुछ डिस्टेंस तक आपको वो हॉलिंग भी कर सकता है, मेजर डिस्टेंस तक नहीं लेकिन इन अप टू सम डिस्टेंस। तो हमें हर इक्विपमेंट जितना हो सके मल्टीपर्पज़ लेना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करके अलग अलग फंक्शन करके दे सके, ना सिर्फ एक्सकेवेशन, हॉलिंग भी कर सके, ऐसे अलग अलग फंक्शन हमें करके दे सके, वैसा इक्विपमेंट हमें लेना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन से क्या मीनिंग है कि हम कोई भी, मान लीजिए कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो आप देखते हो कि उस पर ISI मार्क है कि नहीं, तो उसका क्या मीनिंग होता है कि वो ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो आपको वो इतनी एफिशिएंसी भी ज़्यादा देगा, ठीक है। नाउ इट इज़ बेटर टू हैव सेम टाइप एंड साइज ऑफ इक्विपमेंट इन प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन से ये मीनिंग है कि एक ही अगर इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका टाइप और साइज सेम होना चाहिए। इट मीन्स लेसर स्पेयर पार्ट्स रिजर्व मोर interchangeability of parts if required. Easy for the operators to understand it. Mechanics will be assigned to maintain and repair better as they become expert by handling similar type of equipment.
ओके तो जैसे हमने डिस्कस किया, एक ही इक्विपमेंट एक काम के लिए पूरी प्रोजेक्ट में आपको यूज़ करना है, उससे होगा क्या, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके जो ऑपरेटर्स है उसमें ट्रेंड हो जाएंगे, ठीक है, एक ही मशीन को ऑपरेट करेंगे तो उसमें वो ज़्यादा स्किलफुल हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं और टाइम सेविंग करा पाते हैं, उसको हैंडलिंग में ईजी हो जाएगा। दूसरा, उसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो ईजिली इंटरचेंजेबल हो जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, आप इजीली उसके स्पेयर पार्ट्स को बदल पाओगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। अभी देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ व्हाइल सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर टाइप और मेक ऑफ इक्विपमेंट्स, इट शुड बी एंश्योर that the spare parts will be available at reasonable price throughout the working life of the equipment. It should also be ensured that the downtime of the equipment for spare parts may not be more. अभी देखिए हमें पहले तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, अच्छा वाला इक्विपमेंट लेना है ताकि उसके स्पेयर पार्ट्स जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो वो स्पेयर पार्ट्स जल्दी जल्दी वेयर एंड टेयर ना हो जाए। अगर वो वेयर एंड टेयर हो जाते हैं तो ऐसा आपका इक्विपमेंट होना चाहिए कि वो स्पेयर पार्ट ईजिली रिप्लेसेबल हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में ना मिलते हो। दूसरा, जितना हो सके उसका स्पेयर पार्ट्स इकोनॉमिकल चीप हो। ओके, चीप से मीनिंग ये नहीं है कि वो ख़राब क्वालिटी का हो, ठीक है, क्वालिटी हमें अच्छी मेंटेन रखनी है, लेकिन जितना हो सके कॉस्ट सेविंग पे हमें ध्यान देना है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। नाउ द इक्विपमेंट विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट शुड बी परचेस्ड, ठीक है, जो भी ईजिली अवेलेबल हो वो हमें परचेस करना है ताकि जल्दी से उसको काम पे हम लगा सकें। इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द इक्विपमेंट इज ऑफ रप्चर एंड इज लाइकली टू बी कंटिन्यूड टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन फ्यूचर ऑल्सो। दिस इज नेसेसरी फॉर फ्यूचर स्टैंडर्डाइजेशन एंड एंश्योरिंग स्पेयर पार्ट सप्लाई। इट इज़ ईजी टू डिस्पोज ऑफ सच इक्विपमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए अगर आप इजीली अवेलेबल एक लेते हो इक्विपमेंट तो उससे होगा क्या, उसके स्पेयर पार्ट भी इजीली अवेलेबल होंगे, उसकी मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी भी इजी हो जाएगी। तो हमें ऐसा ही इक्विपमेंट लेना है जो कि इजीली अवेलेबल हो, ताकि उसके जो पूरा लाइफ स्पेन है और पूरा जो प्रोजेक्ट का स्पान है उसमें हम उससे अच्छे से काम करवा पाए, उससे उसकी अच्छी सर्विस हमें मिले, अच्छे स्पेयर पार्ट हमें अगर चाहिए तो मिले। तो इसीलिए हमें ऐसा इक्विपमेंट लेना है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। नेक्स्ट, ओके, सो आज हम यहाँ तक के रखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।